जो जर्नलिस्ट जो है आज के, वो जर्नलिस्ट कहलाने के लायक ही नहीं। वो इतने गिर चुके हैं कि उनको ग्रुप में बिठा दिया जाता है, उन पर स्टार रूल करता है कि मुझे एक ही सवाल करना, वो भी फिल्म से संबंधित ही करना। सच्चाई तो ये है कि फिल्म सिनेमा हॉल से निकलने के बाद लोग ये भी भूल जाते हैं कि उन्होंने कौन सी पिक्चर देखी, क्योंकि आपकी पिक्चर में वैसा दम ही नहीं होता है कि लोग जाकर के अपने डाइनिंग टेबल पे उस पिक्चर को लेकर डिस्कस करें। मेरे पास 2-3 लड़के आ गए, वो पहले इम्तियाज खान से मिले कि वो कोई जर्नलिस्ट इसमें घुस के आया है, तो इम्तियाज खान गुस्से में आकर के उन्होंने बोला इसको बंद कर दो एक रूम में। इम्तियाज खान ने आपको शादी की दावत देने या नहीं देने के लिए माफी मांगी कि नहीं? हमारे लीडर्स जो है वो बोलते हैं कुछ है, करते कुछ है और होता कुछ है। वही राज बब्बर का हिसाब किताब रहा है, और राज बब्बर इतने अपोलोजिस्ट रहे हैं कि अपने फायदे का ही उन्होंने सोचा है। राज बब्बर का अफेयर रेखा के साथ है, ये बिकॉज उनका जो चल रहा था अमिताभ बच्चन के साथ 36 का आंकड़ा, और रेखा का नाम बहुत बच्चन साहब के साथ शोर हो रहा था, तो ये राज बब्बर ने खुद ने क्रिएट किया था रेखा के साथ खुद का नाम जोड़कर। डार्क साइड जो फिल्म इंडस्ट्री का है, यहाँ पे ज्यादातर लोग मतलब ही है। स्टारडम काका ने देखा, भले वो 5 साल देखा हो, वो लेवल का किसी ने स्टारडम नहीं देखा, नॉट इवन अमिताभ बच्चन। ये कास्टिंग कोच क्यों है मेरे तो समझ के बाहर है, और आज है तो पहले क्यों नहीं था? पहले तो फिल्म मेकिंग बहुत डिफिकल्ट था, आज तो बहुत इजी हो गया। आपके पास टेक्नीशियंस अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे है, फिर कास्टिंग कोच की क्या जरूरत? ये कास्टिंग कोच एक ड्रामा है। सुशांत सिंह राजपूत, इस नाम के साथ बहुत बातें जुड़ी हैं, बहुत सारे क्लेम्स थे, और आपका क्या मानना है? हाय एवरीवन, मैं हूं मनोज और मेरी सहेली के एक और फिल्मी पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। आज के हमारे जो मेहमान हैं ये वही हैं जिनके आगे मेरी बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि वो मेरे सीनियर हैं और उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। उन्हें देखते ही हमें अंदाज़ा हो जाता है कि 70s, 80s और 90s का फिल्म जर्नलिज्म कैसा रहा होगा। उनसे बहुत सारे इंसाइट्स मिलते हैं, बहुत सारी खुफिया बातें भी मिलती हैं। हमारे साथ हैं एक बार फिर सीनियर फिल्म जर्नलिस्ट हनीफ जवेरी सर। वेलकम टू द शो सर। सर, आपको देख के ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि वाह, आई मीन बहुत सारी चीज़ें जो आप बताते हैं, बहुत सारे फैक्ट्स आप बताते हैं, वो कमाल के होते हैं। इनफैक्ट मैं सोच रहा था कि जब आपका दौर था, जब आप 70s 80s के सितारों के साथ रूबरू हुआ करते थे, तो उस दौर में तो आप वो स्टार्स मुझे लगता है कि 1-to-1 इंटरव्यूज़ दिया करते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप उनसे खुलकर सवाल करते थे। आजकल थोड़ा माहौल बदल गया है, फिल्म इंडस्ट्री बदल गई है, तौर तरीके बदल गए हैं, तो अब पीआर ने बहुत बड़ी जगह बना ली है अपनी। तो क्या फ़र्क देखते हैं आप उस दौर के स्टार्स में और आज के स्टार्स में इंटरव्यू देने के मामले में? एक्चुअली स्टार्स जो है, आज का स्टार जो है वो हवा में ज़्यादा उड़ रहे हैं, इनको खुद का कुछ बेस तो है ही नहीं। अब देख, इसीलिए ये स्टार्स जो है इनकी लाइफ भी स्क्रीन पर कितनी होती है आपको पता है, बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनकी फ़ैन फॉलोइंग कितनी है वो भी आपको पता ही है। सवाल ये है कि हमारा जो जर्नलिस्ट जो है आज के, वो जर्नलिस्ट कहलाने के लायक ही नहीं। वो इतने गिर चुके हैं कि उनको ग्रुप में बिठा दिया जाता है, उन पर स्टार रूल करता है कि मुझे एक ही सवाल करना, वो भी फिल्म से संबंधित ही करना, और वो कोलू के बेल की तरह ग्रुप में बैठे हुए हैं, वो एक एक सवाल पूछते हैं और वो जवाब लेते हैं। पहली बात तो ये है कि जो सवाल फिल्म से अगर आप पूछेंगे तो ज़्यादातर ये पूछेंगे कि भाई आपका रोल क्या है। आज की ऑडियंस को रोल से कोई मतलब नहीं, आपको वो पूछना है जिसमें ऑडियंस का इंटरेस्ट होता है। हम लोग के टाइम में क्या होता था कि 1-to-1 की मैं तो अपनी बात करूँगा, मैं तो शर्त ही रख देता था पीआर के सामने कि अगर आप मुझे किसी स्टार से मिला रहे हैं तो मैं 1-to-1 बात करूँगा, मैं ग्रुप में बात नहीं करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैंने ग्रुप में इंटरव्यूज़ नहीं किए, लेकिन वो कभी ऐसी सिचुएशन रही है जहाँ हम लोग आउटडोर में है, जहाँ 15-20 जर्नलिस्ट लोग हैं और कोई सिचुएशन नहीं है, तो हम बैठ गए, बातचीत कर ली, बात कर। लेकिन ज़्यादातर 80% मेरे इंटरव्यूज़ जो हुए हैं पास्ट में, चाहे वो दिलीप कुमार के साथ रहा हो या उस दौर की जो हेमा मालिनी है, राजेश खन्ना, इनका इंटरव्यू रहा हो, तो मेरा 1-to-1 इंटरव्यू रहा है। मुझे किस्सा याद आ रहा है, मुझे एक बार एक पीआर ने फ़ोन किया था उस ज़माने में कि भाई कल आपको साधना
एक्ट्रेस जो है उसके बंगले पे आना है, शूटिंग है, फिल्म थी शायद दस्तूर या ऐसी कोई पिक्चर थी, दस्तूरी थी शायद। तो वहाँ शर्मिला टैगोर का इंटरव्यू करना है और वहाँ पे 5-6 और जर्नलिस्ट आने वाले हैं। मैंने ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया है। तब भी मैंने उनसे कहा कि भले 5-6 हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर शर्मिला का इंटरव्यू मुझसे करवाना है तो आई विल डू 1 to 1। वो 5-6 लोगों के साथ मैं बैठ के इंटरव्यू नहीं करने वाला हूँ। तो बोले तुम आ तो जाओ, वो अरेंज कर लेंगे, ये कर लेंगे। मैं पहुँच गया वहाँ पे, 2-3 जर्नलिस्ट लोग आ गए थे, वो 2-3 का वेट हो रहा था। तो राजीव कारिया जो पीआर थे, उन्होंने बोला कि मैं आपका, जैसे आपको मैंने प्रॉमिस किया, आपको 1 to 1 करवा देता हूँ। शर्मिला जी अपने रूम में बैठी हुई हैं और मेरे साथ चलिए। तो मैं उनके साथ गया और ये हमारा जाना जो था वो इंग्लिश मैगजीन की एक रिपोर्टर वो नोट कर रही थी। तो जैसे ही मैं रूम में एंट्री दे दिया तो वो जर्नलिस्ट पीछे पीछे आकर के वो भी रूम में एंट्री दे दी। अब शर्मिला जी के सामने मैं बैठ गया इंटरव्यू करने के लिए, बैठा ही था, उन्होंने मेरी तरफ देखा, वो लेडीज जर्नलिस्ट भी आके बैठ गया। मैं अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करने लगा कि मैं इनके सामने क्यों बात करूं। मेरी जो ये पोजीशन थी उसको शर्मिला जी भाग गई और शर्मिला जी ने वो जो लेडी जर्नलिस्ट थी, क्योंकि मैं तो कोई अथॉरिटी था नहीं कि उनको ही कहता कि आप बाहर जाइए। शर्मिला जी ने कहा कि आप अपने आप को जर्नलिस्ट बोलती है, आपको तमीज़ नहीं है कि आपको किसी ने यहाँ आके छोड़ा है क्या, या आप नॉक करके आई कि मैं कमिन, आप आके बैठ गई और सवाल स्टार्ट कर दिया। वो सवाल भी स्टार्ट कर चुकी थी, मतलब मुझसे पहले ही। बोले प्लीज़ आप बाहर जाइए, और उस मैडम को बाहर कर दिया। मैं उस मैडम का नाम नहीं लूँगा। तो मैं ये कहना चाहता था कि मैं 1 to 1 करने में विश्वास रखता था। अब क्या है, अब आपको 15 लोगों को बोला जाता है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होना चाहिए और हर जर्नलिस्ट एक ही क्वेश्चन करेगा। और तुम काय के जर्नलिस्ट हो यार, तुम तो शर्म की बात है कि तुम अपने आप को जर्नलिस्ट बोल रहे हो। अरे हटाओ ऐसे स्टार्स को, क्या करना है। और तुम ऐसा क्या एक क्वेश्चन करके ऐसा क्या लिखने वाला हो, या ऐसा क्या हंगामा करने वाला हो। और आज तक क्या किया, आज साल में देखो 400-500 फिल्में बनती है, 2-1 फिल्में बहुत ज़बरदस्त चल जाती है। बाकी तुम इतना पीआर डिपार्टमेंट इतना काम करता है, कभी कपिल शर्मा के शो में स्टार्स को लेके आता है, कभी इंडियन आइडल में, कभी बिग बॉस में। इतनी पब्लिसिटी देने के बाद भी आपकी फिल्में 2 हफ्ते से ज़्यादा क्यों नहीं चलती? क्योंकि आप अपने आप को बहुत होशियार समझते हो, ऐसे पब्लिक को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पहले की ऑडियंस जो थी ना वो बहुत भोली थी। अगर राजेश खन्ना स्क्रीन के ऊपर प्रेम चोपड़ा को पीट रहा है तो वो सिनेमा हॉल में तालियां बजाते सीट से उड़ जाती थी, सीटें फाड़ देती थी। अब की पब्लिक इतनी होशियार है कि उनको मालूम है कि ये बैक क्या हो रहा है और इसको कितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए। सच्चाई तो ये है कि फिल्म सिनेमा हॉल से निकलने के बाद लोग ये भी भूल जाते हैं कि उन्होंने कौन सी पिक्चर देखी, क्योंकि आपकी पिक्चर में वैसा दम ही नहीं होता है कि लोग जा कर के अपने डाइनिंग टेबल पे उस पिक्चर को लेकर डिस्कस करें। तो ये फ़र्क जो है ना, ये सिर्फ फिल्म मेकिंग में भी आया है, जर्नलिज्म में भी आया है और काफ़ी कुछ हुआ है। ये शर्मिला जी का आपने जिक्र किया, नो डाउट ये एक सुखद अनुभव था आपके लिए, लेकिन क्योंकि मीडिया और स्टार्स के बीच खट्टे मीठे एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं, तो ये तो हुआ आपका हैप्पी मोमेंट। कुछ ऐसा भी हुआ हो जिसमें आपको लगा हो कि किसी स्टार ने बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया आपके साथ? एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है कि हम लोग के पास क्या होता था कि हम लोग के सोर्स जो होते थे हम लोग ही होते थे। हम लोग का कोई फोटोग्राफर सोर्स होता ही नहीं था। और हम जैसे कोई मेकअप मैन है आर्टिस्ट का, उसके थ्रू हमको कुछ न्यूज़ मिल जाती थी, कोई स्पॉट बॉय है, हम लोग उसमें लगे रहते थे, ड्राइवर है आर्टिस्ट का ही हो। तो मुझे पता चला कि इम्तियाज़ खान जो है ना वो कृतिका देसाई से शादी करने जा रहे हो। पांग ग्रो होटल हुआ करती थी, अभी उसका नाम शायद चेंज हो गया, रमंडा ऐसा कुछ नाम हो गया उसका। हाँ, वहाँ पर उन्होंने रिसेप्शन दिया था और शादी जो है उन्होंने सुबह में ही कुछ फेरे वेरे ले लिए थे। और ये मुझे स्टोरी लानी थी कि इम्तियाज़ खान गॉट मैरिड टू मैं बगैर दावत से, क्योंकि देखो हमें कुछ खाने पीने के लिए नहीं जा रहे, हम एक ऐसी चीज़ कवर करने के लिए जा रहे हैं जो हमारे रीडर्स को हम दें। तो मैं चला गया वहाँ रिसेप्शन में।
और वहाँ पे तो प्रेस इनवाइटेड नहीं थी, ना प्रेस फोटोग्राफर इनवाइटेड, तब कोई भी इनवाइटेड नहीं था। अब जा कर के वो किसी ने नोटिस कर लिया कि ये कोई बाहर का बंदा है और ये कुछ न कुछ पेनिंग करते रहता, मतलब कुछ वो तो मैं लिख लेता था। बिल्कुल। तो मेरे पास 2-3 लड़के आ गए, वो पहले इम्तियाज़ खान से मिले कि वो कोई जर्नलिस्ट इसमें घुस के आया है। तो इम्तियाज़ खान गुस्से में आकर के उन्होंने बोला इसको बंद कर दो एक रूम में। और बोले तुमको छोड़ेंगे नहीं। तो मैंने बोला आप मेरे से ज़्यादा क्या करोगे, आप मारोगे पीटोगे यही करोगे ना, जान से तो नहीं मार डालोगे ना। लेकिन एक चीज़ याद रखो कि मैं मीडिया का बंदा हूँ, मैं बाहर जाकर अगर मुंह खोला ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो वो कंप्रोमाइज़ पे आ गए। Pregnancy is not just 9 months, it's a journey of love and care. With 9 and beyond, you get guidance that blends modern medical science with the timeless wisdom of Garv Sanskar. Daily activities, meditation, yoga, and masterclasses. Everything you and your baby needs to thrive. Because you and your baby deserves the very best. Download 9 and beyond today. अच्छा, ये तो एक छोटा सा इंसिडेंट ही मैं मानूंगा। इसके बाद आगे चल करके इम्तियाज़ भाई से इतनी ज़बरदस्त दोस्ती हो गई कि जब मैं संजीव कुमार पर किताब लिख रहा था तो मुझे पता चला कि उनके स्ट्रगल के दिनों में इम्तियाज़ खान उनके साथ थे, उनको लेकर के एक पिक्चर भी शुरू की थी। तो मैंने इम्तियाज़ भाई मेरे को बुलाया अपने घर पे, बड़ा अच्छे से इस्तकबाल किया मेरा। और फिर वो अच्छा, इंडस्ट्री में ऐसा है कि आपका किसी के साथ मनमुटाव है तो वो लाइफ टाइम नहीं चलता है, वो पैचअप हो ही जाता है। मतलब आर्टिस्ट हो या आपस में आर्टिस्ट का भी आप देखेंगे तो ठीक है चल जाता है, ऐसा कुछ वो नहीं होता है। जैसे श्रीदेवी और जया प्रदा के बीच बातचीत भी नहीं थी, ये लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन वो लोग परफॉर्म बहुत अच्छे से साथ में करते थे। बिल्कुल। तो मैं हमारी ऑडियंस ये जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि इम्तियाज़ खान ने आपको शादी की दावत देने या नहीं देने के लिए माफ़ी मांगी कि नहीं? नहीं, वो टॉपिक हमने निकाल ही नहीं। वो टॉपिक को हमने वहाँ पे ऐड ही कर दिया। बाकी वो हमेशा पूछते रहते थे। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ, जब मेरी बुक लॉन्च होने वाली थी जी, तो कृतिका देसाई जी ने बाकायदा उसका वो बनाया, अपने रील बनाई खुद की और उसने बुक की तारीफ की और उन्होंने कहा कि ये बुक पढ़ने के लायक आप लो। मतलब मेरे लिए वो खड़ी रह गई, ये बहुत बड़ी बात है। और उनकी शादी का मैं भांडा फोड़ने के लिए पास में जा रहा था। ये सब होता है। देखो, हम अपने प्रोफेशंस में ईमानदार होना चाहिए। क्या कर तो वो मैं यही बोल रहा था कि आज की जर्नलिस्ट क्या है, जर्नलिस्ट वो जर्नलिज्म क्या है वो मालूम ही नहीं है। बस चले गए, बुलाए बिठाए, शुरू हो गए और उनको बाहर भी कर दिया गया। मैं तो यहाँ तक कि सुना हूँ कि बाउंसर जो होते स्टार के, वो जर्नलिस्ट को धक्का मार के बाहर करते हो, ये लोग बर्दाश्त करके चले जाते हैं। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था। हमारे टाइम पे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मी, जितने जर्नलिस्ट थे मेरे सीनियर्स वगैरह, उनकी बहुत रिस्पेक्ट, उनकी बहुत इज्जत होती थी। पीआर जो है, गोपाल पांडे रहा हो, आर पाठक रहे हो, वो जब जर्नलिस्ट को बुलाते थे तो उनको बहुत अच्छे से वेलकम करके उनको एक अलग जगह बना के बिठाते थे। उनकी आवभगत होती थी, उनकी जी साहब हुजूरी होती थी, उनको स्टार से मिलाया जाता था और इतना अच्छा रिलेशंस होता था। अब क्या है, अब प्यार क्या इतनी इज्जत करता है क्या जर्नलिस्ट के? अगर इज्जत करता तो क्या उसको 1 to 1 नहीं मिला सकता? ये बात। ये दोनों तीनों इंसिडेंट्स में आपने हैप्पी एंडिंग ही दिखाई ना। मेरा सवाल ये है, इसमें जोड़ रहा हूँ मैं, हाँ। कि कोई तो ऐसे स्टार होंगे जो आपको लगा होगा कि ये थोड़ा इनका बिहेवियर अच्छा नहीं है, ना सिर्फ आपके साथ या बाकी इन जनरल, या बहुत मतलब है किसी मौका परस्त स्टार्स बहुत मैंने देखे हैं जी। कि अगर जर्नलिस्ट की ज़रूरत है तो वो जी साहब आइए बैठिए, ये लीजिए वो लीजिए, और फिर वक्त निकल जाता है तो आप उनके सामने आएंगे तो आपको इग्नोर कर देते हैं। और राज बब्बर को मैंने देखा है, इससे बड़ा मौका परस्त आदमी मैंने इंडस्ट्री में नहीं देखा। बहुत मौका परस्त आदमी, अपने मतलब की बात होती है तो अब उन्होंने, राज बब्बर ने तो ये साबित कर दिया कि वो लीडर है।
क्योंकि हमारे लीडर्स जो है वो बोलते हैं कुछ है, करते कुछ है और होता कुछ है। वही राज बब्बर का हिसाब किताब रहा है। और राज बब्बर इतने अपोलोजिस्ट रहे हैं कि अपने फायदे का ही उन्होंने सोचा है। आप राज बब्बर का करियर ग्राफ देख लीजिए, वो अपने आप को आगे लाने के लिए उन्होंने बहुत ड्रामेबाजी की है, और जिन्होंने उनको साथ दिया है जी। उनको वो भूल ही गए। उनकी दूसरी मैरिज की बहुत चर्चा होती है स्मिता पाटिल जी के साथ। उनकी मुझे दोनों शादियों के बारे में थोड़ा हम लोगों को बताइए कि क्या कैसे हालात थे। राज बब्बर साहब की जो पहली जो मैरिज हुई थी नादिरा जी के साथ, तो आपको बहुत कम लोगों को पता है कि नादिरा जी उनको एक्टिंग सिखाती थी NSD में। शी वॉज अ टीचर ऑफ राज बब्बर। और उनको चलो रोमांस हो गया, कोई बुरी बात नहीं है। मेरे ख्याल से नादिरा जी उनसे एज में 1-2 साल बड़ी हुई है जो भी है। लेकिन राज बब्बर जो है वो दिल से एक इंसान रहे। ऐसा नहीं कि प्यार एक चीज़ वो अलग होती है, वो दिल से की नेचर की वजह से उनकी ज़िंदगी में स्मिता पाटिल आई, उन्होंने शादी कर ली जो भी है। ये बड़ी दुख की बात है कि स्मिता जी ज़्यादा नहीं रह सकी इस दुनिया में और चली गई। तो राज बब्बर की रोमांटिक लाइफ जो है वो ऐसी ही रही है। अब थोड़े सीरियस हो गए हैं बच्चे बड़े हो गए हैं तो। बिल्कुल। इनफैक्ट जब उनके बेटे ने अपनी शादी के दौरान अपना नाम जो है वो पूरी तरह अपनी माँ के नाम से जोड़ लिया और अपने सरनेम को हटा दिया एज बब्बर। इस पर मैं एक ही लाइन बोलूँगा, इसी से आप समझ लो कि राज बब्बर क्या चीज़ है। अपना बेटा ही अगर उनका नाम हटा रहा है तो आप सोच लो कि राज बब्बर ने क्या किया होगा बेटे के साथ, या क्या क्यों ऐसा हो गया। कोई बेटा अपने बाप का नाम थोड़ी हटाता है, कैसा भी होगा बाप नहीं हटाता है कुछ तो भी। और मेरे जहाँ तक ख्याल है कि स्मिता जी का जो बेटा है, आई थिंक इस नेम इज प्रतीक बब्बर जी जी। उनकी परवरिश तो राज बब्बर ने की है। वो तो अपने नाना के घर बड़ा हुआ है, शिवाजी राव पाटिल के घर बड़ा हुआ है वो। जी शायद यही वजह। अच्छा, राज बब्बर के बारे में हम एक दूसरी चीज़ भी बता दूं मैं आपको कि राज बब्बर के शुरुआत की फिल्में बहुत ज़बरदस्त चली थी। इंसाफ का तराजू, निकाह और भी 2 पिक्चर थी। और एक पिक्चर उन्होंने साइन कर ली थी, शक्ति। शक्ति में राज बब्बर को निकाल करके उनकी जगह अमिताभ बच्चन को लिया गया। बस यहाँ से राज बब्बर को लगा कि अगर अमिताभ बच्चन का कोई टक्कर का एक्टर है तो मैं। उनको ये गलतफहमी हो कि वो अमिताभ बच्चन के अगेंस्ट में ही अपनी क्या कहते हैं पब्लिसिटी का जरिया बना लिया, अमिताभ के अगेंस्ट में बोलना। फिर जब उनको VP सिंह का साथ मिला, वो जनता दल में आए, तो बोफर्स कांड को लेकर भी बड़ा हंगामा, ये किया वो किया क्या। लेकिन अमिताभ बच्चन का और राज बब्बर का हो सकता है तो अमिताभ बच्चन से एक्टर हो, लेकिन जो फैन फॉलोइंग और जो अमिताभ को अमिताभ बनने के लिए कितने साल लगे थे, तुम चंद साल में अमिताभ बच्चन बन जाओगे। और मैं तो समझता हूँ अमिताभ बच्चन तो कोई बन ही नहीं सकता। आज भी कोई ऐसा एक्टर नहीं है जो अमिताभ बच्चन के लेवल पे पहुँच पाए क्या। दूसरा मैं आपको बता दूं कि ये एक गॉसिप आई थी कि राज बब्बर का अफेयर रेखा के साथ है। ये बिकॉज उनका जो चल रहा था अमिताभ बच्चन के साथ 36 का आंकड़ा, और रेखा का नाम बहुत बच्चन साहब के साथ शोर हो रहा था, तो ये राज बब्बर ने खुद ने क्रिएट किया था रेखा के साथ खुद का नाम जोड़ करके। क्योंकि वो उन दिनों रेखा के साथ एक पिक्चर कर रहे थे, आई थिंक संसार थी। वो पिक्चर को पुस्टअप करना भी था और खुद को ये बताना था कि ना अभी फराह की प्रेमिका अभी मेरी प्रेमिका है। ये ज़्यादा दिन ये गॉसिप भी नहीं चली, लेकिन फिल्म चल गई थी सर। हाँ, फिल्म तो चली थी और लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। लेकिन राज बब्बर के काम को नहीं पसंद किया था, अनुपम खेर के काम को पसंद किया। बहुत कमाल ये कभी नहीं भूलने वाला एक्सपीरियंस। हाँ, अभी उसके लिए उसी दौरान मतलब उस दौरान नहीं, लेकिन जब स्मिता पाटिल जी की डेथ हुई थी तो उस वक्त एक खबर आई थी कि रेखा उनको उस बुरे दौर में उनके लिए सहारा बनी थी। फिर वो साथ आए, फिर उनका रिश्ता इस तरह से आगे बढ़ा और फिर अचानक ब्रेकअप हुआ और ये सब। देखो, रेखा जी जो है ना वो वैसे बहुत इमोशनल है वो, तो किसी के भी गम में शरीक होना इसका ये मतलब नहीं होता कि सहारा बन गए।
आके आपको मैं उन्होंने कंडोलेंस किया, ये किया, इसका ये मतलब नहीं बोला कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ। ये सब बात बकवास बातें हैं। ये मैंने आपको बताया ना कि क्रिएट किया हुआ आगे के ड्रामा क्रिएट। एक लड़की आके मुझसे बोलती है कि मैं आपके दुख में आपका बहुत मुझे भी दुख हुआ है ये। इसका ये मतलब नहीं होता कोई लड़की मुझसे प्यार बनती है। यहाँ पे उसको वो एंगल दे दिया गया, दैट इज रॉन्ग। और ये किसने दिया? 100% राज बब्बर ने, और कौन देगा? क्या रेखा इतनी पागल है क्या कि वो राज बब्बर से प्यार करने लगेगी, जिसकी एक मैरिज हो गई, दूसरी मैरिज हो गई और उससे प्यार करने लगेगी? और रेखा और राज बब्बर की स्टेटस में कितना फर्क है? कहाँ रेखा और कहाँ राज बब्बर? Looking for a trusted companion for your pregnancy journey? 9 and Beyond brings you a unique blend of modern science and ancient Indian wisdom. From expert-led masterclasses to daily structured activities, everything is designed to support you every step of the way. Your complete guide to a confident, healthy pregnancy. Download 9 and Beyond today. अनिल जी, जब 70s 80s की रोमांटिक फिल्मों की बात होती है तो एक एक्ट्रेस परवीन बाबी, उनका मतलब खूबसूरत सी अदाकारा और एक्टिंग भी ऑफ कोर्स हम सब ने देखी थी कमाल की, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ बहुत कंट्रोवर्शियल रही। एक्चुअली परवीन जो थी ना वो बहुत भोली थी और कुछ मेंटली शायद बचपन से ही डिस्टर्ब थी। वो प्यार की भूखी थी और उसको प्यार करने वाला कोई मिला ही नहीं। जितने भी जो मिले ना वो फ़ायदा उठाने वाले लोग मिले, किसी ने उसको दिल से चाहा नहीं। अगर दिल से किसी ने, वो जिन जिन बंदों का नाम आता है, भट्ट वगैरह वगैरह जो भी है, उनकी डेथ के टाइम पे कहाँ थे सब? अगर प्यार करते थे तो क्यों परवीन बाबी की अंतिम संस्कार के वक्त ये लोग नहीं थे? ये सब फिल्म इंडस्ट्री जो है, जिसको आप बोलते हैं डार्क साइड जो फिल्म इंडस्ट्री का है, यहाँ पे ज़्यादातर लोग मतलब ही है। आप अगर चल रहे हैं, आपके साथ हैं, आपका डाउनफॉल शुरू हुआ, सब भूल गए। सुरैया एक ज़माने में ऐसी एक्ट्रेस सिंगर रही जिनके मरीन ड्राइव पर जहाँ वो रहती थी वहाँ लोग बाहर 100-200 लोग तो उस ज़माने में खड़े रहते थे उनको देखने के लिए। और जब सुरैया की डेथ हो गई तो फिल्म इंडस्ट्री से सिर्फ 11 लोग थे। और दिव्या भारती जो कल की आई हुई थी, उसकी डेथ हुई तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री उस पर टूट पड़ी थी, क्योंकि वो टॉप पे थी। जब दिव्या भारती का इंतकाल हुआ तो उसका पिक पीरियड था। तो ये शो भी अभी जाएंगे दिव्या भारती के इसमें तो अपनी फ़ोटो आएंगी, अपना नाम होगा, मीडिया आप लोग को पूछेगी उनके बारे में। ये पब्लिसिटी के लिए भी लोग जो है, मैं भी देखता हूँ सुनील पाल करके कॉमेडियन है, वो किसी के भी फ्यूनरल में पहुँच जाता है। जब वो उनको लोग जानते भी नहीं होगी। जब सुनील पाल अभी भी का आया हुआ है, वो क्या जाने जेओम प्रकाश, वो जेओम प्रकाश के फ्यूनरल में पहुँच कर बहुत अच्छे मेक करते। ये था, इससे पब्लिसिटी स्टंट होता है कि भाई मेरे को लोग पूछे, जबकि जेओम प्रकाश सुनील पाल को पहचानता भी नहीं होगा। आप समझे? तो मैंने देखा है ऐसे लोग, अपनी चीज के लोग फ्यूनरल पे जाकर के अपनी पब्लिसिटी करते रहते। सुनील पाल को तो मैंने कई जगह पे देखा है। मैं सोचते रह गया कि ये बंदे का, ये जो मरने वाले से का क्या कोई लेन देन नहीं है, पर मैं समझ गया कि आया है बेचारा पब्लिसिटी के लिए। अनिल जी, ये तो पुराने किस्से हो गए। अभी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, सुशांत सिंह राजपूत, इस नाम के साथ बहुत बातें जुड़ी हैं, बहुत सारे क्लेम्स थे, और आपका क्या मानना है उसमें? देखो, मेरा क्या, ये दुनिया ये मानेगी, ये जब केस सीबीआई को सौंप दिया गया, कितना टाइम हुआ इस बात को? 3-4 साल हो गई। क्या रिजल्ट आया है? इसका मतलब है कि सुशांत सिंह का मर्डर नहीं हुआ है। तो सीबीआई अभी तक उस बंदे का कॉलर पकड़ चुकी होती, जिसकी वजह से सुशांत सिंह का मर्डर हुआ होता। सुशांत सिंह का क्या था लफड़ा कि उनके खर्चे जो थे ना वो ज़्यादा हो गए थे, इनकम कम हो गई थी। वो 101% सुसाइड है और मर्डर भी नहीं है, लेकिन चूंकि इसको इसलिए हवा दे दी गई कि इसमें पॉलिटिशियंस भी कूदने लग गए।
पॉलिटिशियंस भी अभी अभी तक रिजल्ट क्या लेके आए? मेरे को एक ही मेरा क्वेश्चन है, चलो इनका मर्डर हुआ तो आप क्या चूड़ी पहन के बैठे हो कि मर्डर करने वाला कर लिया, अभी तक आपने उसको पकड़े ही नहीं। रिया चक्रवर्ती को बेकसूर उसको टारगेट बनाया गया, उसको अरेस्ट करवाया, क्या निकला लास्ट में? क्या निकला? शी इज इनोसेंट, 101% इनोसेंट। कोई खड़ा है उसके साथ, माफ़ी भी नहीं मांगी। किसी ने माफ़ी भी मांगी उसके साथ। मीडिया ने जा करके सुशांत सिंह राजपूत के पड़ोसियों को बोला गया कि आप इसके अगेंस्ट में बोलो, ये इधर आती थी, वो सब बात बाहर आई, किसी ने एक्शन लिया इसके ऊपर? सुशांत सिंह राजपूत के बारे में ये भी कहा गया कि बाबू करण जौहर ने उसको फिल्म से निकाल दिया, वो एकता कपूर ने ये की वो की। मैं आपको बता दूँ, मैं एक पिक्चर बना रहा हूँ, पिक्चर बनती है, लाखों करोड़ों रुपया लगता है, मैंने आपको साइन कर लिया एज ए हीरो, और मेरे को मेरे फाइनेंसर ने बोला मेरे को ये हीरो नहीं चाहिए, तो मैं तो आपको निकाल ही दूंगा, क्योंकि फिल्म आफ्टर ऑल फिल्म इज़ अ बिजनेस। किसी ने किसी को निकाल दिया इसका ये मतलब नहीं कि वो आदमी खुदकुशी कर ले, वो ठेका नहीं लिया है आपका करियर बनाने के लिए किसी ने। तो करण जौहर को भी बेकार में बदनाम करने वाली बात थी, वो किसी को साइन किया है तो निकाल भी सकता है। अरे आप अमिताभ बच्चन को देख लो ना, कितनी पिक्चर उससे उनको आउट किया गया, तो क्या अमिताभ बच्चन खुदकुशी करेंगे? खुदकुशी का एक ही कारण रहा कि ये शख्स जो है, ये इनके खर्चे ज़्यादा हो गए थे और इनकम लाइफ स्टाइल इनकी वो हो गई थी, वो साफ नज़र आता है। कोई भी ये केस को देखेगा तो बोलेगा कि हाँ ये खुदकुशी, 101% खुदकुशी। सुपरस्टार्स के जो फेलियर की बात आती है तो काका का नाम बहुत आता है। राजेश खन्ना साहब। हाँ राजेश, और अफसोस भी होता है क्योंकि काका ने जो पीरियड देखा, और जो स्टारडम काका ने देखा, भले वो 5 साल देखा हो, वो लेवल का किसी ने स्टारडम नहीं देखा, नॉट इवन अमिताभ बच्चन। अमित जी के ऊपर ज़्यादा बड़ा ब्लेम लगता है कि वो उनका करियर कैसे करेंगे? देखो अमिताभ बच्चन ने तो ये नहीं बोला ना ऋषिकेश मुखर्जी को कि मेरे को दो, मेरे को ये रोल दो, मेरे को वो करो। वो ये आपकी डेस्टिनी होती है। आनंद पिक्चर वो सपोज टू मेक विद संजीव कुमार, अमिताभ बच्चन वाला रोल संजीव कुमार का। राजेश खन्ना को लगा ये मेरे को खा जाएगा, संजीव कुमार जी। उन्होंने उनको आउट करवाया और ये हरिवंश बच्चन वाले चल जाएगा, वही उनको भारी पड़ गया। अच्छा भारी वारी कुछ भी नहीं पड़ा, मैं आपको बताऊँ, वो उनका रोल अलग है। अभी के पब्लिक राजेश खन्ना ने चेंजेस नहीं किए अपनी एक्टिंग में। राजेश खन्ना का डाउनफॉल ही क्या, आप आराधना देख लो या आप कटी पतन देख लो, आपको एक ही राजेश खन्ना नजर आता है। आप जोरू का गुलाम देख लो या दुश्मन देख लो, आपको एक ही राजेश खन्ना नजर। जो चीज़ गोविंदा की पिक्चरों में होता था, हीरो नंबर 1, कुली नंबर 1, वो गोविंदा एक ही नजर आता था, वेरिएशन नहीं थे। और सडनली अमिताभ बच्चन के आने की वजह से एक नया एंग्री यंग मैन, ये आदमी 100 आदमी को मार भी सकता है, ये आदमी रोमांस भी कर सकता है। अमिताभ बच्चन में वो चीज़ थी कि वो आदमी कूली भी बन सकता है, कॉमेडी कर सकते और वो कॉमेडी भी कर सकता है। तो वेरिएशन की वजह से अमिताभ बच्चन हिट हो गए। अमिताभ बच्चन ये सोच के हिट नहीं हुए कि मैं राजेश खन्ना को गिरा के हिट हो, वो अमिताभ बच्चन की डेस्टिनी में था कि वो हिट होने हो गए। और उसमें उनकी डेस्टिनी ये काम कर गई कि अमिताभ बच्चन ने तो डिसाइड कर लिया था कि मैं तो भी फिल्मों से आउट हो रहा हूँ, तो मैं तो भी दिल्ली जा रहा हूँ। कि तो महमूद साहब के भाई ने कहा, अच्छा वहाँ पे एक ट्रेजेडी ये हो गई थी कि जितेंद्र ने बॉम्बे टू गोवा में काम करने से रिफ्यूज़ कर दिया महमूद को। उन्होंने कहा कि यार अरुणा ईरानी के साथ मैं हीरो कैसे आऊँगा, वो मेरी पिक्चरों में सेकंड लीड कर रही है, कारवा वगैरह में, तो मैं इनके साथ, वो उनकी इमेज भी डांसर की है। और जितेंद्र तो छा गए थे आफ्टर फर्स्ट, तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। हालांकि जितेंद्र और महमूद साहब की बहुत अच्छी दोस्ती थी, तो कोई हीरो नहीं मिल रहा था अरुण ईरानी को। तो आदमी का एक लक होता है ना, तो वो बंदा पैक करके दिल्ली जाने की प्लानिंग कर रहा, तो अनवर अली ने आके कहा यार मेरा दोस्त है, अपने साथ रहता है, आप इनको मौका दे दो। क्योंकि महमूद साहब अरुण ईरानी को रिप्लेस नहीं कर सकते थे, उनके साथ उनका दोस्ती नहीं थी बल्कि प्यार चल रहा था उनका उस ज़माने में, तो उनको अवॉइड नहीं कर सकते थे कि भाई अरुण ईरानी को रिप्लेस कर लो। तो उन्होंने अरुण ईरानी के सामने अमिताभ को कर, और ये पिक्चर के अंदर में क्लाइमेक्स में अमिताभ बच्चन एंग्री में नजर है, वो शत्रुघ्न सिन्हा के साथ फाइट करते करते हो, तो वो चीज़ जो है प्रकाश मेहरा को लगी कि अरे ये लड़का है जो जल्दी के लिए फिट है। तो ये जो होती है वो डेस्टिनी होती है, कोई किसी को फिल्म इंडस्ट्री में बना नहीं सकता,
कोई किसी को गिरा नहीं सकता। जैसे बोलते हैं ना, विवेक ओबरॉय को सलमान खान ने विवेक ओबरॉय का करियर ख़त्म कर दिया। अरे विवेक ओबरॉय, तुम हो क्या पहले ही तो बताओ कि तुम्हारा करियर, और तुम ऐसा क्या करते कि तुम 10-20 साल चल जाते? तुम्हारा जितना कैरियर लिमिटेड था उतना ही है। तुम एक सोलो हीरो तुम पिक्चर नहीं चला सकते। तुम्हारी एक साथिया पिक्चर चल गई, 2-4 पिक्चर चल गई, नो डाउट। आई रिस्पेक्ट के मतलब बहुत अच्छा एक्टर है विवेक ओबरॉय, ऐसा नहीं कि नहीं है। बट आप ये कहेंगे कि मेरा करियर सलमान खान ने कर, सलमान खान खुद का तो करियर संवार ले। आज सलमान खान की फिल्में नहीं चलती, कोई किसी का करियर, ये सब यहाँ जो है, मैंने तो एक ही चीज़ देखी है, फिल्म इंडस्ट्री में डेस्टिनी चलती है। आते हैं लोग, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से आते हैं, फोटोग्राफ्स लेके घूमते हैं, करते हैं, वो कुछ भी नहीं बन पाते। और सडनली प्रोड्यूसर बोलता है ये लड़की मेरे को पसंद है, इसको बुलाओ, इसको हीरोइन लेना है, पूनम डिलोन, वो स्टार बन जाती है। तो ये यहाँ तो डेस्टिनी चलती है। यहाँ कोई न किसी का करियर बना सकता है, न बिगाड़ सकता है। हाँ, एक गॉडफादर होने के नाते आपको सपोर्ट मिल सकता है, आपको ऊंचाई तक आने का मौका मिल सकता है, लेकिन चलोगे नहीं चलोगे वो आपकी किस्मत पे है, वो आपकी किस्मत पे है। ये किस्मत का जिक्र किया आपने, राज कपूर साहब इसमें बड़ा बिलीव करते थे, और जितना मैंने उनके बारे में थोड़ा बहुत जाना है, और वो किस्मत को जोड़ते थे किन्नरों से। ऐसा मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा कि उनके गाने या उनकी फिल्मों के नाम वगैरह ये सब वो उनसे डिस्कस किया करते थे, और कई बार उनके अप्रूवल के बाद उसे आगे बढ़ाया करते। तो क्या ये सच है या फिर? देखो, राज कपूर वो शो में कुछ भी करते थे तो शो हो जाता था, और वो चीज़ें फोटोग्राफ्स के साथ मैगजीनों में आ जाती थी, बराबर है जी। आपने आज तक किन्नर के साथ राज कपूर की फोटोग्राफ देखी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अगर ये होता तो वो फोटो भी अपने PR डिपार्टमेंट से शाया कर, देखो मैं किन्नर के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये सब गॉसिप्स है, ऐसा कुछ नहीं है। राज कपूर वॉज ए जेंटलमैन। राज कपूर को म्यूज़िक का इतना नॉलेज था। मैं हसरत जयपुरी के साथ एक बार बैठा हुआ था, तो उन्होंने मुझे बताया कि राम तेरी में गंगा मैली का गाना रिकॉर्ड होने के लिए जा रहा था, और ट्यून कुछ और बनी थी, राज कपूर ने आकर के ट्यून चेंज कर दी। सुन साहिबा सुन प्यार की धुन, ये राज कपूर ने गा के बताया, और फिर पूरे ट्यून चेंज करके गाना रिकॉर्ड हुआ, और गाना कहाँ पहुँचा? उस ज़माने में गाना बहुत पॉपुलर हुआ था। तो राज कपूर वॉज अ जीनियस पर्सन। राज कपूर में खूबी थी, एक तो राज कपूर कभी भी ऐसा नहीं किसी के ऊपर अपना रोब जमाते थे, सबसे प्यार से बात करते थे, अपने को स्टार के साथ, जर्नलिस्ट के साथ, और उनका एक शौक था भाई पीने का, करने का, वो पर्सनल लाइफ थी उनकी। मैं नहीं समझता, मैंने तो कभी राज कपूर को किसी किन्नर के साथ बैठे हुए या मैंने तो नहीं देखा। तो मैं मैगजीन में तो बहुत कुछ आता है। ये जब भी बॉलीवुड का जिक्र होता है तो नेपोटिज्म का जिक्र भी बहुत होता है, खासकर अब जब आर्यन खान भी बतौर डायरेक्टर बन चुके हैं। तो एक धड़ा ये है जो बोलता है कि ये लोग किसी बाहर वाले को मौका नहीं देते, सिर्फ अपने बच्चों को मौका देते हैं, खासकर करण जौहर, जिनके डिफेंस में आप पहले भी कुछ बोल चुके हैं। लेकिन ये नेपोटिज्म है या नहीं है, और अगर है भी तो कितना सही है और कितना सही नहीं है? देखो, मेरे ख्याल से अगर एक बाप अपने बेटे का करियर अपने ही प्रोफेशन में बनाना चाहता है तो दैट इज़ नॉट रॉन्ग, क्योंकि एक डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता है। मेरी डैडी लॉयर थे, वो मुझे लॉयर बनाना चाहते थे, तो लेकिन मैं नहीं बना। वो दूसरी बात है, क्योंकि मैं इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं था तो मैं नहीं बना। तो ये बुरी बात तो नहीं है, लेकिन आप अगर इसमें क्या होता है कि बच्चे अगर स्टार के हैं, ये डायरेक्टर के हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है, स्ट्रगल उनका कम हो जाता है। लेकिन चलना और नहीं चलना वो उनकी किस्मत होती है। राजेंद्र कुमार ने अपने बेटे के लिए क्या क्या नहीं किया। माधुरी दीक्षित को भी उनकी हीरोइन बना दिया कि चलो माधुरी दीक्षित चल रही है तो मेरे बेटा अगर उसके साथ पिक्चर करेगा तो मेरा बेटा चलेगा, लेकिन उनको नहीं चलना था तो नहीं चला। तो नेपोटिज्म की जो बात हो रही है कि ये पुश कर रहे, तो बुरा क्या है पहले बताओ? क्या आप अपने बेटे को अपनी फील्ड में, अरे बनिया अपने बच्चे को अपनी दुकान पे ही बिठाएगा ना बनिए की, तो क्या बुरा क्या है इसमें? अभी देखो, इसमें बताता हूँ। राज कपूर का बेटा जो है रणधीर कपूर,
ये आकर के राज कपूर को एक बार बोल रहा है कि मैं आगे पढ़ाई नहीं करना चाहता। अपने ज़माने में फेल होते थे, जो भी होता था उनका मन नहीं लगता था। आई एम टॉकिंग अबाउट रणधीर कपूर जी। तो बोले बेटा क्या करना चाहते हो? बोले मैं डैडी आपका असिस्टेंट बने, आगे मैं फिल्म में बनाना चाहता हूँ। राज कपूर ने कहा ठीक है, मैं तुमको अपना असिस्टेंट नहीं बनाऊंगा। देखो आप इसमें मैं आपको, लेकिन आपको असिस्टेंट बनना है, मैं असिस्टेंट बना दूंगा, लेकिन मैं अपना असिस्टेंट नहीं बनाऊंगा। उन्होंने एच.एस. रेवल को कांटेक्ट किया और लेक टंडन जो उनके असिस्टेंट रह चुके थे उनको कांटेक्ट किया। बोले मेरा बेटा है, उसको आप अपना असिस्टेंट रख लो तो वो सीखेगा। तो उन्होंने ये जो तुम रख लो, तुम्हारा बेटा है, तुम अपने बोले घर की मुर्गी दाल बराबर, वो मेरे यहाँ सीखेगा नहीं। वो अपने आप को राज कपूर का बेटा समझेगा सेट के ऊपर, और वो कुछ कर नहीं पाएगा। अगर उसको ज़िंदगी में कुछ बनाना है तो, और उसके साथ स्ट्रिक्ट रहो, उसको मतलब डांटो फटकारो। बोले हम उसको पैसे नहीं दे सकते। बोले पैसे मैं आपको दूंगा, आप अपनी तरफ से उसको दे। देखो एक बाप, अब इसमें क्या बुरा किया राज कपूर ने? अब अपने बेटे को डायरेक्टर बनाना है। और जब रणधीर कपूर 4 बातें लेक टंडन साहब की सुनी, एच.एस. रेवल की सुनी, स्ट्रगल किया, बक्से उठाए, लताड़ा गया, तो उनको भी समझ में आया कि डायरेक्टर बनना इतना ईजी नहीं है। और जब उन्होंने कहा कि अभी मैं पिक्चर डायरेक्ट कर सकता हूँ, तो राज कपूर ने उनको कहा कि आप स्क्रिप्ट भी आप फाइनल करो और आप ही पिक्चर डायरेक्ट करो। दैट हाउ कल आज और कल वॉज मेड, जिसका हीरो ही रणधीर कपूर था। क्या? और उस पिक्चर के अंदर में रणधीर कपूर को डायरेक्ट किसको करना था? अपने बाप को, राज कपूर को, अपने दादा को, पृथ्वीराज कपूर को। तो कैसे कर सकता? लेकिन उसने सीखा था कुछ लेक टंडन जी से। तो अभी आप मेरे को बताइए कि निपोटिज्म क्या बुरा है? अगर एक बाप अगर अपने बेटे को बोलता है भाई मैं डॉक्टर हूँ और तुझे एमबीबीएस करना है, अगर और पढ़ाता है उसको एमबीबीएस करवाता है या और डिग्री के लिए उसको लंदन भेजता है, तो व्हाट इज रॉन्ग? तो अगर कोई एक्टर, अगर कोई डायरेक्टर अगर अपने बच्चे को अपनी फील्ड में इस्टेब्लिश करना चाहता है अपने तरीके से, अपने सोर्स से, तो व्हाट इज रॉन्ग? उसमें दुनिया को क्यों तकलीफ हो रही है? ये है कि बाबा ये अपने बेटे को चांस दे रहा है तो हमको चांस नहीं मिलेगा। अरे तुम ट्राई करो ना, तुम्हारे में गट्स होगा, तुम्हारे नसीब होगे तो तुमको भी चांस मिलेगा। ऐसे भी बंदे आए ना इंडस्ट्री में जिसका बैकग्राउंड फिल्मी नहीं था। फॉर एग्जाम्पल मिथुन चक्रवर्ती को ले लो, शत्रुघ्न सिन्हा को, इनका कौन सा फिल्मी बैकग्राउंड था? कोई बिहार से आ रहा है, कोई कलकत्ता से आ रहा है, कोई पंजाब से आ रहा है, स्टार बने ना। आप में गट्स होने चाहिए। आप में जब कमियां होती ना तो आपको दूसरे लोगों में कमियां नजर आती, इसने ये नहीं किया, इसने वो नहीं किया, वो नहीं किया। तो करण जौहर ने ठेका नहीं लिया आपको ब्रेक देने का। ये हुआ। इनफैक्ट जिन बेटों के लिए वो ऐसी बातें बोलते हैं, उनकी बात ने भी तो कभी स्ट्रगल किया था। डेफिनेटली। अभी मैं राजेंद्र कुमार की बात किया। राजेंद्र कुमार मरीन गेस्ट हाउस में बेचारे रहते थे, और वो मरीन गेस्ट हाउस में जो आंटी जो चलाती थी, वो किराया चढ़ जाता था 15-20 रुपये, 2-3 रुपया होता था महीने का, 5-7 रुपया होता होगा, वो चढ़ जाता था। फिर वो पैसे कहीं से आते थे, फिर वो चुकाते। स्ट्रगल बहुत किया। अभी थोड़ा उनके बेटे के लिए इजी हो गया कि भाई घर का प्रोडक्शन है, उनको पिक्चर में लॉन्च कर दो। उन्होंने लॉन्च कर दिया, पिक्चर चल गई। लव स्टोरी चली तो फिर दूसरी पिक्चरें बनाई, वो नहीं चलती गई। बाहर की पिक्चरें मिली, वो नहीं चलती गई, क्योंकि नसीब नहीं था तो नहीं चला। लास्ट में उन्होंने, जिससे मैंने आपको बताया, उन्होंने माधुरी दीक्षित से भी ट्राई कर लिया। जब माधुरी दीक्षित उस मकाम पे थी कि वो कुमार गौरव के साथ रिफ्यूज कर सकती थी कि मैं नंबर 1 हीरोइन हूँ, मैं एक फ्लॉप एक्टर के साथ क्यों काम करूँ, लेकिन नहीं, राजेंद्र कुमार जैसा आदमी बोल रहा है, तो क्या बुरा किया एक बाप ने अगर बेटे पे नहीं किया, कोशिश की तो। लेकिन एट लास्ट जो होता है वो तकदीर ही होती है। बिल्कुल। ये फिल्मों में पहला मौका मिलने का जो जरिया है, चलिए जो फिल्मी घरानों से आते हैं उनके लिए तो ठीक है, जो बाहर वाले हैं उनके लिए स्ट्रगल भी है। लेकिन एक्ट्रेसेस के मामले में या कई बार एक्टर्स के मामले में भी कास्टिंग काउच का बहुत जिक्र होता है। ये कास्टिंग काउच शुरू कब हुआ है? क्या के आसिफ ने कास्टिंग काउच डायरेक्टर रखा था मुगल आजम के लिए या कुछ कहते हैं? ये सब ये लास्ट 15-20 साल में इंडस्ट्री इतनी बिगड़ गई है, इतनी घटिया हो गई है कि कास्टिंग कोच रखा ही इसलिए गया है कि आने वाली लड़कियों का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाए। कास्टिंग कोच की क्या ज़रूरत है? मेरे को पहले ये बताइए कि फिल्म मैं बना रहा हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, मुझे मालूम है कि ये किरदार में कौन फिट होगा कौन नहीं होगा, मैं जज करूँगा। कास्टिंग डायरेक्टर जज करेगा कि ये रोल के लिए कौन है।
तो तुम फिल्म मेकर किस बात के हो? आप फिल्म क्या के आसिफ ने या कमाल अमरोही ने या अब्दुल रशीद कारदार ने या बड़े बड़े डायरेक्टर आके गए, उन्होंने क्या किसी के बोलने पे किसी को साइन किया है? वो तो अपने अपने मन से साइन किया ना कि हाँ भाई अगर ये रोल अकबर का है तो भाई पृथ्वीराज कपूर ही करेगा। और पृथ्वीराज कपूर क्यों करेगा, कैसे करेगा, वो सब उसका अपना आइडियाज है। कास्टिंग कोच का क्या है? ये तो एक जबरदस्ती का एक डेजिग्नेशन स्टार्ट किया गया है कि बाबा तू कास्टिंग डायरेक्टर है, देख क्या पटती है लड़की तो उसको राजी करा ले मेरे लिए। ये सब है ना सेक्स स्कैंडल है। ये कास्टिंग कोच क्यों है मेरे तो समझ के बाहर है। और आज है तो पहले क्यों नहीं था? पहले तो फिल्म मेकिंग बहुत डिफिकल्ट था, आज तो बहुत इजी हो गया। आपके पास टेक्नीशियंस अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे है, फिर कास्टिंग कोच की क्या ज़रूरत है? ये कास्टिंग कोच एक ड्रामा है और कुछ नहीं है। और 100% मैं सबका नहीं बोल सकता कि सब कास्टिंग कोच जैसे हुए हैं, लेकिन इसमें है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, 100% गड़बड़। बिल्कुल, ये जो नए नए लड़के लड़कियां आते हैं उनको ये बताया जाता है कि ये और नहीं, देखो मैं आपको एक बात दूसरी भी बताऊं कि अभी ये कास्टिंग कोच की बात नहीं है, अभी तो लड़कियां खुद सब कुछ करने के लिए तैयार रहती। मैं आपको बताऊं, मैं नाम नहीं लूँगा, हमारा ऑफिस होता था एसी मार्केट तारदेव में, और मेरे 4 ऑफिस को छोड़ करके डायरेक्टर चंद्र बारूद का ऑफिस होता था, जिन्होंने डॉन पिक्चर अमिताभ बच्चन के साथ जी। और चंद्र जी से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी 1979 से। वो एक स्टेज आर्ट इंटरनेशनल करके एक थिएटर की ओपनिंग थी ग्रुप की, तो उसकी ओपनिंग में वो चंद्र बारूद आए थे, वहाँ से मेरी उनके साथ दोस्ती हो गई थी। फिर कोई इंसिडेंट ऐसा हो गया कि मैं जिस ऑफिस में बैठता था उसके 4 ऑफिस छोड़ के उनका ऑफिस था, तो आते जाते कॉरिडोर में मैं उनके ऑफिस में जाके बैठे रहता था, बात करता था। तो एक लड़की आई, ये मैं आपको mid-90s की बात बता रहा हूँ, टॉल ब्यूटीफुल लड़की आई और आके चंद्र जी मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, और उन्होंने उनको इशारा किया मेरी तरफ, तो चंद्र जी ने मेरे को टुकी कर दिया। अच्छा फिर कब मिलते हैं हनी साहब, फिर आओ अपन इत्मीनान से बैठ के बातचीत करेंगे। मैं चला गया। वेरी नेक्स्ट डे मैं चंद्र बारूद के पास गया तो चंद्र बारूद ने ड्रॉ खोला और वो लड़की की नेकेड फोटो मेरे सामने फेंक थी। बोली ये लड़की मेरे को ये फोटो देने के लिए आई थी, इसने मेरे को बोली कि मेरे को चांस दो, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार। कैन यू बिलीव इट दिस? तो ये जिसको गलत काम करना है, जिसको स्टारडम जो शोहरत, ये मैंने आपको बताया था, फिल्म लाइन जो है इसकी चमक को देख के लोग आ जाते हैं, इसके पीछे कितना अंधेरा है, कितना खतरनाक खौफनाक अंधेरा है, वो नहीं महसूस कर सकते। किसी एक्ट्रेस ने कभी ऐसा कोई वाकया शेयर किया हो? मेरे को एक एक्ट्रेस बहुत पहले मेरी दोस्त बन गई थी, जो इन्होंने आपकी कसम में राजेश खन्ना की बेटी का रोल किया था। उन्होंने 1-2 पिक्चर और भी की थी, दूरियां ऐसे कोई पिक्चरें की थी उन्होंने। तूफान पिक्चर की थी उन्होंने विक्रम के साथ, प्रियदर्शनी था उस बच्ची का नाम। मैंने उनको एज ए जर्नलिस्ट को पूछा कि आपको इतने अच्छे अच्छे मौके मिले, आप सक्सेस क्यों नहीं हो रही है? बोले मैं कल सक्सेस हो सकती, लेकिन मैं वो सब नहीं करना चाहती, इसके लिए मैं सक्सेस। ये उन्होंने 80 के दशक में मुझे बताया। ये बात हर किसी में तो लागू नहीं होती, लेकिन ऐसा होता है। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं, ये सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं होता है, एग्जैक्टली ये एयरलाइंस में भी होता है, ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में होता है, बड़े बड़े बैंकिंग में होता है। कि इसका कास्टिंग के ये हाँ साहब, बड़े बड़े हॉस्पिटल में क्या होता है, नर्स डॉक्टर ये क्या होता है, वहाँ पे भी सब जगह ये लड़की का नाजायज फ़ायदा उठाना हर जगह है। फिल्म इंडस्ट्री नवाबों ने क्या किया था, बादशाहों ने क्या किया था, अब दुनिया इसी से चली आ रही। इसका एक्टिंग टैलेंट कास्टिंग से कोई लेना कोई लेना नहीं। अब मैं तो देखता हूँ ऐसी लड़कियाँ हैं जिनका प्रोनाउंस ही सही नहीं है, वो फिल्मों में काम कर रही है, कर रही है। और कमाल अमरोही होता तो बाहर कर देता, क्या आसिफ होता तो आउट कर देता कि आपका तलफ्फुज़ ठीक नहीं है, आप कैसे काम करें। ये क्या बनाते हैं पहले, ये फिल्म वाले बनाते क्या है? नंबर 1 हाउसफुल, नंबर 2, नंबर 3, यानी इन्होंने बेवकूफ़ बना के रखा है। मतलब इनके पास सब्जेक्ट नहीं है, इनके पास टैलेंट नहीं है, इसका ये मतलब हुआ ना। इनके पास टैलेंट नहीं है, एक ही टाइटल है, उसको बस नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा होता था क्या पहले? सक्सेस पार्टीज भी बहुत जल्दी दे दी जाती हैं।
फिल्म बख्शी। अरे आंकड़े सब झूठे दिए जाते, पिक्चर फ्लॉप हो चुकी होती है, लेकिन उसके आंकड़े के करोड़ों का धंधा कर ली सिर्फ ये न्यूज़ में रहने के लिए। आप सिनेमा हॉल में जाके देखो, मैं ये आमिर खान की एक पिक्चर आई थी अभी, जमी के तारे, सितारे ज़मीन पर। सितारे ज़मीन में, टाइटल भी भूल रहा हूँ, बोलो तो पब्लिक कहाँ याद से रखेगी? जर्नलिस्ट जब भूल रहा है टाइटल तो पब्लिक को कहाँ से याद होगा? मैं गया अपनी फैमिली को देख के, पहले दिन लास्ट शो देखने के लिए, थिएटर पूरा खाली पड़ा हुआ था, गिने चुने लोग बैठे हुए थे, और नेट पे आ रहा था कि पिक्चर जबरदस्त हिट है। क्या है, मजाक बना के रखा है इन्होंने यार। आज के इसमें तो जर्नलिस्ट बोलो, आर्टिस्ट बोलो, प्रोड्यूसर बोलो, सब समाज को बेवकूफ़ समझ के रखा हुआ है। फिल्म इंडस्ट्री को अगर लाना है ऊपर, मैं आपको उसका भी सॉल्यूशन बता कि 100 करोड़ की पिक्चर बनती है, वो 100 करोड़ की क्यों बनती है भाई? आप हीरो को 15 करोड़ देते, हीरोइन को 10 करोड़ देते। अरे आप चले जाओ न्यू थिएटर्स के ज़माने में, न्यू थिएटर्स में जब मंथली बेसिस में काम होता था ना, बॉम्बे टॉकीज में, वो पीरियड आ गया है। अगर पिक्चर को चलाना है तो एक्टर को मंथली बेसिस पे रखो, ये करोड़ों करोड़ों का लेन देन बंद करो, आपका बजट नीचे आएगा तो पिक्चर कम बजट में बनेगी। उसकी टिकटों का रेट कम करो, एक एक टिकट 400-400, 500-500 रुपये। कौन बेवकूफ़ होएगा जिसके हाथ में मोबाइल रिमोट है, चैनल्स है, वो चैनल को छोड़ करके 600 रुपये के टिकट लेते जाएगा? पिक्चर इसके लिए फ्लॉप हो रही है। नो वेट, अगर आप बजट में बना लो पिक्चर को, उसका आज एक पॉपकॉर्न 200 रुपये का, 100 रुपये का, तो पब्लिक कहाँ से जाएंगे? आप ये सब चीज़ों पे वर्कआउट करोगे तो पहले जो पिक्चर चलती थी वैसे फिर से चलेगी। लेकिन आप पब्लिक को बेवकूफ़ समझोगे कि बाबा वो आ जाएंगे, ये वो, कोई भी वो पीरियड नहीं रहा, और आपका स्टारडम तो बिल्कुल नहीं रहा। मतलब आप अगर स्टार हो तो बस ये 2-3 साल अगर आपके निकल गए, इसके बाद आपको कोई पूछेगा नहीं। मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री का के इतने सारे इंसाइट्स एक साथ शायद ही कहीं मिले होंगे। नहीं, इनसाइट्स की बात नहीं है, तो अंडरस्टूड की बात है। जो समझदार व्यक्ति है उसको मालूम है। आपको मैं बता दूं, क्यों गुलजार साहब ने फिल्म बनाना छोड़ दी, क्यों BR चोपड़ा ने फिल्म उस जमाने में बनाना छोड़ दी, जितने ओरिजिनल मेकर थे अब क्यों बैकआउट हो गए। ऋषिकेश मुखर्जी ने फिल्में बनाना छोड़ दी, क्यों? उस टाइम पे जब ये अंडरवर्ल्ड वगैरह का एंट्री फिल्मों में हो चुकी थी और फिल्मों की बजट्स ऊपर जा रहे थे, इन लोगों की उनको पेपर में मालूम था कि ये पिक्चर जो है ये शुरू होने से पहले ही ओवर बजट है, तो फिर ऐसी प्रोजेक्ट में हाथ ही नहीं डालते, बंद करके बैठ जाते, टीवी सीरियल विरियल बनाते, मंदी हाउस में जाके बैठते, लोगों को पटाते, अपना सीरियल विरियल स्टार्ट कर देते। वो ओरिजिनल जितने मेकर थे जिनको फिल्म मेकिंग की सही नॉलेज थी, आज कोई भी ऐसा डायरेक्टर नहीं है जिसको हम गुलजार से कंपेयर कर सके। क्या पिक्चरें बनाई है गुलजार साहब ने, माचिस सर, अरे हर पिक्चर तुम देख लो उनकी, है कोई ऐसा मेकर जो उसको बोले यार गुलजार के लेवल का डायरेक्टर है? एक कार को तोड़ रहे हैं पिक्चर के अंदर में, आदमी को उड़ा रहे हैं, गिरा रहे हैं, सर हर पिक्चर में वो बता रहे हो, तुम नया क्या देख रहे हो पहले बताओ। तो लोग इंटरटेनमेंट तो होता ही नहीं है लोगों, तो लोग क्यों आएंगे थिएटर तक आपके? तो पहले फिल्म इंडस्ट्री के जो, आपको एक दूसरी बता दूं कि 90s में और पिक्चरें साइन कर लेते थे। गोविंदा ने 35 पिक्चर साइन कर ली, उसने से, तो प्रोड्यूसर ने एक कानून लेके आया था सीलिंग, कि 6 पिक्चर से ज़्यादा कोई एक्टर एट ए टाइम काम नहीं कर सकता। आज वो प्रोड्यूसर एसोसिएशन को ये लेके आना चाहिए कि कोई भी एक्टर मंथली बेसिस के हिसाब से काम नहीं कर सकता। मंथली बेसिस में काम कर रहा है तो हमारे साथ काम करो, वरना आउट। मैं बोलता हूँ, आपको मजाक की बात नहीं बोलता हूँ, ये अगर आ गया और अगर आपने इम्पोज कर दिया ना, कई लोगों की रोजी रोटी खुल जाएंगी। और ये जो फालतू के पैसे जाते करोड़ों में, कि वो उसको करोड़ रुपये चाहिए, उसको 5 करोड़ चाहिए, ये फालतू काय के दे रहे हैं आप, जब आपकी पिक्चर ही नहीं चल रही है 5-5 करोड़ दे रहे। ये क्या है, मजाक बना के रखा है इन्होंने। शायद इसी वजह से टैलेंट इग्नोर हो जाता है। अच्छा, टैलेंट भी इग्नोर हो जाता है। आपके पास टैलेंट है। अभी सलमान खान के ये जो चेहरा बता रहा है कि आदमी बुढ़ा हो गया, उसको तुम हीरो बना के, तो पब्लिक क्या बेवकूफ़ उसको एक्सेप्ट कर लेगी? अरे तुम दूसरा यंग सलमान खान लाओ ना, कोई किसी को मौका तो दो। क्या वो एक लेवल लगा है। सलमान खान की पिक्चर तो यार ओवरसीज में बहुत चलती, सलमान खान की भी, आमिर खान की पिक्चर तो, अरे भाई चलती थी, अब नहीं चलती, अब लॉस्ट होता है, अब लॉस्ट होता है, 100% लॉस्ट होता है। ये सिर्फ आप जो फिगर बता रहे हो ये फेक फिगर है।
कब तक बताओगे फेक फिगर? ये आमिर खान, नो डाउट, आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, दीज ऑल आर स्टार्स, और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया बहुत, लेकिन अभी और कितना करेंगे भाई? एक लिमिट होती है ना। अभी अभी बंद करो, अभी कुछ और करो, उसमें दूसरों को भी मौका दो। क्या ये एक चीज़ कहूँगा कि ये 3 जो है ये आखिरी मोगल है फिल्म इंडस्ट्री की, इसके बाद कोई उस मकाम पे नहीं पहुँचेगा। इनफैक्ट शाहरुख तो कहते भी हैं कि आई एम द लास्ट ऑफ द स्टार्स, और वो डिजर्व करते हैं ये। क्योंकि शाहरुख खान अपने कंधे पे पिक्चर चला चुका है, चलाया है, नो डाउट, और उसने वेरिएशंस भी दिए हैं। इज़ अ गुड एक्टर। आमिर खान इज़ ऑल्सो गुड एक्टर, अच्छी अच्छी पिक्चरें की है, लेकिन अभी नहीं चल रही है पिक्चर है। मेरे जैसे बताया ज़मी तारे जो भी है, कहाँ चली है जी हनी जी, ये सक्सेस पार्टी तो ठीक है, लेकिन बॉलीवुड अपने आप में पार्टीज़ के लिए थोड़ा बदनाम है। ये पार्टीज पहले भी जो होती थी वो एक्चुअली पिक्चर को पब्लिसिटी दिलाने के लिए तो होती ही थी, लेकिन थोड़ा ग्लैमर का भी चक्कर था। लड़कियां आए, जो शराब वराब का, उस ज़माने में शराब का ज़्यादा दौर चलता था। अब मैंने सुना है कि ड्रग्स अभी हो रहा है, ड्रग्स वगैरह का भी लेन देन हो रही है, और आई डोंट नो इसमें कितना सच है क्या नहीं, लेकिन ये जैसे मैंने पहले बताया कि चमक है, इसके पीछे बहुत बड़ा अंधेरा भी है। अंधेरा, हाँ, क्योंकि जब हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं तो चमक धमक, फ्लैश लाइट्स, ये वो, नहीं, ये तो पहले से चमक दमक की तो बात इसी से प्रभावित हो कि तो कोई कलकत्ता से भागता था, कोई पंजाब से भागता था, लेकिन इसके पीछे कोई वजह होती थी। जैसे अभी राज कपूर पार्टी दे रहा है तो, या होली का जो उसके पीछे भी तो वही था ना, बांग ये वो था ही ना, तो ये सब चीज़ चलते रहती है। पर अभी क्या, ये तो चलो पार्ट ऑफ प्रोफेशन कहिए या पार्ट ऑफ बिजनेस कहिए, जो भी है। अभी तो मेरे ख्याल से पार्टियाँ कम हो गई है। 90s में तो एक अपने भाई वो किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, किसी की सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन हो रही है, कभी गोल्डन टिक्स बांटी जा रही है, कभी वो कम हो गया है। लेकिन जो ये अभी हो रहा है वो बहुत खतरनाक हो रहा है। मतलब इसके पीछे बहुत खतरनाक चीज़ें हो रही है। बिल्कुल। तो ये पता भी नहीं चला, इतना वक्त बीत गया। और मैं इस बातचीत को जारी रखना चाहूँगा हमारे किसी और अगले एपिसोड में, अगर आप वक्त दे तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे याद किया। और ये मैं यहाँ आया, उससे पहले भी हमने आपके साथ एक एपिसोड कर चुका हूँ, और मेरे को लगता है कि हमारी इस जो मैंने ख़ास बात बोली है फिल्म के बजट को लेके, अगर स्टार को अगर मंथली बेसिस या उस पर वर्कआउट किया जाए तो फिल्म इंडस्ट्री ज़िंदा रहेगी। और फिल्म इंडस्ट्री का ज़िंदा रहना इसके लिए भी ज़रूरी है कि ये सिर्फ फाइनेंसर और डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर की इनकम की बात नहीं है। अगर एक फिल्म चलती है तो थिएटर के बाहर जो शख्स वड़ा पाव बेचता है उसका धंधा भी चलता है। तो ये सब चीज़ सोचनी चाहिए कि कई परिवार जो है एक फिल्म के चलने पे चलते हैं, तो उस नज़रिए से फिल्म इंडस्ट्री को नए एक सोच करके एक नया मार्गदर्शन बनाना चाहिए कि इसको कैसे किया जाए। तो मुझे पूरा यकीन है कि फिल्म इंडस्ट्री आगे और अच्छे से चलेगी, और ये ऑडियंस के साथ भी ईमानदारी होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ऑडियंस के साथ तो बहुत बेईमानी हो रही है, उनको ज़बरदस्ती चीज़ें परोसी जा रही है, लेकिन ऑडियंस भी सियानी है। देखो ना, मैंने आपको बताया ना कि पहले शो में भी नहीं जाती, तो एक ज़माने में लोग ये फ़ख्र महसूस करते थे कि मैं राजेश खन्ना की पिक्चर पहले दिन पहला शो देखी। ये बोलना बहुत अपने आप में एक फ़ख्र की बात होती थी। अब तो देखते रहो तुम पिक्चर और बाहर आके बोलते रहो, और वो पिक्चरें जो होती थी उसका डिस्कशन डाइनिंग टेबल पर कई कई दिन तक होता था। अभी तो लोगों को टाइटल ही याद नहीं होता था। बीवी शौहर को पूछती है, अरे अपन ने कल कौन सी पिक्चर देखते, वो पड़ोसन को बताना है कौन सी, तो वो बताता नहीं, वो ये हालत हो गई है। और क्या बोलूँ मैं इसके बारे में और ज़्यादा। नहीं, बिल्कुल, आपने जितना भी बोला वो काफ़ी था, और मुझे लगता है कि इंडस्ट्री तक ये बात पहुँचेगी। और लेट्स सी, हम चाहेंगे कि इस अंधेरे में थोड़ा और उजाला हो, जहाँ एक अच्छी ऑडियंस हो, एक अच्छे फिल्म मेकर हो। होप सो इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू so much everyone for watching मेरी सहेली पॉडकास्ट।
ऐसे ही और मज़ेदार पॉडकास्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।